हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी और इसमें दो चैप्टर पढ़ने हैं आपको। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है क्या। देखिए, बायो मीन्स होता है, बायो मीन्स लिविंग, एज यू नो बायो मीन्स लिविंग। एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मीन्स टेक्निक, मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें हम लिविंग का यूज़ करते हैं, वही है बायोटेक्नोलॉजी। कितना आसान है। ऐसी टेक्निक जिसमें हम लिविंग का यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब कहाँ कहाँ लिविंग का यूज़ किया जाता है आइए देखिए। जैसे कि मेरे पास है व्हीट फ्लोर, आटा है मेरे पास, और मुझे बनाना है ब्रेड। ब्रेड तो बना सकता हूँ, व्हीट फ्लोर से ब्रेड बन सकती है, लेकिन इसके लिए यूज़ किसका किया जाएगा? ईस्ट का। आपको पता है ना, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जिस इंडस्ट्री में ब्रेड वगैरह बनाई जाती है उस इंडस्ट्री को कहते हैं बेकरी इंडस्ट्री। और ये सब पूछा गया है, बेकरी इंडस्ट्री। चलिए दूसरी चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है मिल्क, मिल्क इज चेंजेस इनटू कर्ड। मिल्क चेंज में कर्ड हो गया, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का या फिर लैक्टोबैसिलस का। लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। और ऐसा आपको पता है, दूध दही जहाँ पे मिलती है उसे कहते हैं डेयरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट, मान लीजिए ग्रेप्स है मेरे पास, ग्रेप्स, और ग्रेप्स से मैं बना रहा हूँ वाइन। तो इसके लिए भी मुझे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी, जैसे कि ईस्ट। इसके लिए भी ईस्ट का यूज़ किया जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरे पास है बार्ली, तो बार्ले इज यूज टू मेक बियर। बियर, यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाएगा, दैट इज ईस्ट। अच्छा, हम बार्ले से बियर बना रहे हैं या ग्रेप से वाइन बना रहे हैं, है ना। इसे कहते हैं ब्रेवरी इंडस्ट्री। ब्रीवरी इंडस्ट्री, है ना, ब्रीवरी इंडस्ट्री कहा जाता है बेटा। अच्छा, बार्ले से बियर बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक एंजाइम का भी यूज़ होता है। ये ईस्ट एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं जाइमेज। जाइमेज एंजाइम, देखिए एज लगा हुआ है लास्ट में, इट मीन्स ये एंजाइम है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन। अगर डिफेक्टिव जीन को भी हम ठीक कर रहे हैं तो हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन। या फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन, किसी एक डीएनए वैक्सीन का नाम आप लोग को मैं बता दूं, जैसे कि रिकॉम्बी वैक्स। रिकॉम्बी वैक्स वैक्सीन, ये जो रिकॉम्बी वैक्स वैक्सीन है इसको डीएनए वैक्सीन कहते हैं इसका, और इसका यूज़ किया जाता है टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी। इसका यूज़ किया जाता है टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी। ठीक है। अच्छा, और कहाँ कहाँ बायोटेक का यूज़ किया जाता है वो भी देख लेते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कल बता चुके थे, कल जब चैप्टर ख़त्म किए थे हम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद आया? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम।
टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। देखिए इसमें क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ले लिया स्पर्म एक, और वहीं से ले लिया एक ओवम, और इन दोनों का बाहर ही फर्टिलाइजेशन करवा दिया। जो जब टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इस फर्टिलाइजेशन में एक एंजाइम का भी यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं हाई एलुरोनिडेज। हाई एलुरोनिडेज एंजाइम का भी यूज़ किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी टेक्निक है, और इन टेक्निक में हम लोग जो है लिविंग का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इस टेक्निक को कह दिया गया बायोटेक्नोलॉजी। अब अच्छा, एक चीज़ और मैं यहीं बता दूं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्रोजेस्टोजन, पहले लिखते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, भाई प्रोजेस्ट्रॉन क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन। और एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन भी एक तरीके का फीमेल हार्मोन है। अब चूंकि हम लोग प्रोजेस्ट्रॉन को तो बना नहीं सकते, तो इसके मॉलिक्यूलर एनालॉग को बनाते हैं लैब में, तो उसे कहते हैं प्रोजेस्टोजन। प्रोजेस्टोजन। इसी तरीके से ईस्ट्रोजन के मॉलिक्यूलर एनालॉग को बोलते हैं ईस्ट्राडायोल। ईस्ट्राडायोल, ये दोनों क्या हैं? दीज आर मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब होता है बेटा, जैसे कि दोनों हार्मोन है, हम इसे लैब में नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, हम कोई ऐसा केमिकल बना लेते हैं जो जिसका इफेक्ट सेम प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन की तरह है, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर एनालॉग। और दो मॉलिक्यूलर एनालॉग का एग्जांपल आपको याद करना है, प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्राडायोल। तो ये हो गई कुछ बातें, कुछ टेक्निक जहाँ पे हम लोग लिविंग का यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक डिफिनीशन सामने आई, और इस डिफिनीशन में ये बताया गया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। लेकिन ये डिफिनीशन पुरानी थी, ट्रेडिशनल थी। क्या कहा गया? द टेक्निक इन विच वी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म। द टेक्निक in which we use living organism और उसके द्वारा निकाले गए एंजाइम का, और एंजाइम, इसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, दिस इज ट्रेडिशनल, पुरानी डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन। इट मीन्स एक नई डिफिनेशन हमारे सामने आई, और उस नई डिफिनेशन को दिया किसने? EFB ने। EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इस डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, डिफिनेशन में ये कहा गया कि हम बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग का, लिविंग के द्वारा निकाले गए किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके किसी ऑर्गेनल का, जैसे कि मान लीजिए हमें ज़रूरत है, अमीबा के अंदर बन रहा है कोई ऐसा एंजाइम, और वो बना रहा है लाइसोसोम, तो हमें उस लाइसोसोम की ज़रूरत है। तो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो, या एंजाइम का यूज़ हो, या ऑर्गेनिज्म के किसी ऑर्गेनल का यूज़ किया जाए, या उसके किसी पार्ट का यूज़ किया जाए। इसको कहते हैं न्यू डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, खाली आपको ये याद करना है कि डेफिनेशन दिया किसने था? EFB ने दिया था। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। अब बच्चों यहाँ पर दो ऐसे कोर टेक्निक है जिनका मॉडर्न बायोटेक में यूज़ किया जाता है, ठीक है। देयर आर
there are two core technique which is used in बायोटेक्नोलॉजी। अब ये दो कोर टेक्निक कौन कौन सी है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर 1 है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर 1 इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और नंबर 2 है, याद करिए, शायद आप लोगों को लेमिनार के बारे में नहीं बताया मैंने। लेमिनार एक ऐसा अपरेटस होता है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस नहीं आते, मतलब वो कंटामिनेशन फ्री होता है, उसी को कहते हैं बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो हमें यहाँ पे दो टेक्निक के बारे में जानना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहले बता देते हैं आप लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक का मतलब होता है जीन एंड इंजीनियरिंग का मतलब होता है चेंज, मतलब हमने जीन में चेंज कर दिया जानबूझ के, डेलिबरेटली जानबूझ के जीन में चेंज कर दिया, डीएनए में चेंज कर दिया या क्रोमोसोम में चेंज कर दिया, तो उसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कर रहे हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में? डेलिबरेटली और अभी मैंने बताया डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली मैनिपुलेशन डेलिबरेटली मैनिपुलेशन इन जीन और डीएनए और क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ contaminated free एम्बियंस मीन्स इन्वायरमेंट, मतलब हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में सफल हो जाएं जो कंटामिनेशन ना हो, जिसमें बैक्टीरिया वायरस ना हो, तो इसे ही कहते हैं बायो प्रोसेस। जैसे याद करिए 1928 की बात है जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब काम कर रहे थे और ये स्टेफाइलोकोकाई पे काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि कुछ इनके पेट्री डिश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फंगस ग्रो कर दिया गया था और फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। वो एक केमिकल निकाल रहा था पेनिसिलिन, और उस पेनिसिलिन की वजह से बैक्टीरिया मर जा रहे थे, है ना। तो वहाँ पे कंटामिनेशन हो गया था, तो हम कुछ ऐसा बना लें जहाँ पे कंटामिनेशन ना हो पाए, उसे ही कहते हैं बायो प्रोसेस। ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, आगे देखते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भाई बायोटेक करने जा रहे हैं तो अपना हथियार अपने साथ रखें। तो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किस किस टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप बायोटेक के क्षेत्र में कूद रहे हैं, तो है ना, क्या क्या चाहिए आपको? बहुत सारी चीज़ें चाहिए बेटा। अच्छा, बायोटेक में जनरली हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करेंगे, जनरली इसमें करेंगे हम लोग आरडीटी, और आरडीटी का फुल फॉर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से टूल चाहिए जो इसको हम यूज़ कर सकें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? तो देखिए कौन कौन से टूल चाहिए। नंबर 1 हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वी नीड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। दूसरा हमें चाहिए, काट दिया किसी चीज़ को, फिर जोड़ना भी तो है, जोड़ने के लिए लाइगेज
एंजाइम जोड़ने के लिए। नंबर 3, कट कर दिया हमने, उसको जोड़ दिया, उसके बाद हमें उसको इलोंगेट करने के लिए चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। नंबर 4, वेक्टर। नंबर 5, होस्ट। तो ये 5 चीज़ें हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए। आइए आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए, मानिए जब भी मैं कहूँ हम बायोटेक पढ़ने जा रहे हैं, आरडीटी पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने दिमाग में एक एम रखिए अपना कि हमारा एम है इंसुलिन बनाना, हमारा एम है इंसुलिन बनाना। तो इंसुलिन बनाने के लिए कोई जीन भी होगा, और वो जीन हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल के डीएनए में होगा? ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ से निकाल लें, स्किन में से अपनी स्किन की एक सेल निकाल लें, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, तो उस डीएनए में डीएनए में इंसुलिन बनाने वाला जीन ज़रूर होगा, तो उसी जीन को हमको निकालना है। आइए देखिए काम कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोई डीएनए है ना, ये कोई डीएनए है, और इसमें हमने ऐड कर दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए हमने इसमें इस जीन को ऐड कर दिया, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसमें हमने अपने इस जीन को ऐड करना है ना, इस जीन को यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हमें लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अब ये कैसा दिखाई देगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और अब इसे ही कहते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरा, दोनों नाम से जाना जाता है। आपको दोनों नाम याद करना है क्योंकि दोनों कभी ना कभी पूछा ही जाएगा। तो देखिए, हमें इस डीएनए के पार्ट को कट करना है, उसके लिए चाहिए मॉलिक्यूलर सीजर, जोड़ना है चाहिए लाइगेज एंजाइम, फिर इसको एक्सटेंड कराना है मुझे चाहिए पॉलीमरेज, वेक्टर चाहिए, और साथ ही साथ होस्ट चाहिए जिसके अंदर ये रेप्लिकेट कर सके, है ना। तो ये पांचों टूल्स हम लोग 1 बाय 1 अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। क्या टेक्निक है, टेक्निक को कैसे यूज़ किया जाता है, ये टेक्निक आप करेंगे कैसे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके देखते हैं हम लोग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर हमें करना है ना, तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, 7 प्रोसेस। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेस की, किस तरीके से करना है। कितने प्रोसेस हैं? 7, और ये हमको इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। भाई सबसे पहले सोचिए, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए क्या? डीएनए चाहिए। तो सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट करो कहीं से, है ना। तो सबसे नंबर 1, आइसोलेशन या इसी को कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हमने उस डीएनए को बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद उस डीएनए जब बाहर निकाला तो इतना लंबा सा डीएनए, हमारी एक सेल के एक न्यूक्लियस से अगर हम डीएनए को खींच कर निकालें तो वो 2.2 मीटर लंबा होगा। ये 1 मीटर है, सोचो उसका डबल, ये 2 मीटर लंबा डीएनए होगा। तो 2 मीटर डीएनए लंबे डीएनए लेके कहाँ घूमेंगे हम? इसको कट कर लेते हैं, मतलब इसका फ्रैगमेंटेशन कर लिया जाएगा, इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। नंबर दूसरा, डाइजेशन और फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। चलो डीएनए को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। अब जब तोड़ लिया तो सारे पार्ट मिक्स नहीं हो जाएंगे। अब हमें जो चाहिए वो कैसे मिलेगा हमको? तो उसके बाद उसका करते हैं सेपरेशन, अलग किया जाता है। नंबर 3, सेपरेशन।
चलो सेपरेट कर लिया, मुझे पता चल गया बहुत सारे डीएनए के टुकड़े पड़े थे मेरे पास, उसमें से ये एक पार्ट मैंने निकाल लिया कि हाँ भाई ये जो डीएनए है ये मेरे काम का है, इसी से हमको जीन ये इंसुलिन जीन है और हमें इसी से इंसुलिन बनाना है। अब ये मिल तो गया हमको, तो इसका करें क्या? अब बेटा इसको जोड़ देते हैं किसी प्लाज्मिड के साथ, ठीक है ना। तो लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए टू प्लाज्मिड नंबर 4, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए टू प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड को हम लोग वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, वेक्टर। चलो जोड़ दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी होस्ट के अंदर। नंबर 5, आरडीएनए ट्रांसफ़र टू होस्ट, किसी होस्ट में डाल दिए। नंबर 6, अब जब किसी होस्ट में डालेंगे तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद ये बनाएगा प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को हम पहले तो कल्चर करेंगे, इसको कल्चरिंग, और कल्चर करने के बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अभी समझाता हूं क्या है ये। भाई आपने होस्ट लिया, होस्ट के अंदर डीएनए को डाल दिया, लेकिन उस एक बैक्टीरिया से सोचे कितना हम बना पाएंगे इंसुलिन, क्योंकि हमने तो ठेका ले लिया है ना कि पूरी दुनिया को हमको इंसुलिन सप्लाई करनी है। तो एक बैक्टीरिया से सोचिए कितना छोटा सा बैक्टीरिया होता है, कितना ज़रा सा इंसुलिन बनेगा, उससे कोई काम नहीं आएगा। तो इस बैक्टीरिया को पहले लार्ज स्केल पे कल्चर किया जाता है। बड़े बड़े बायो रिएक्टर आते हैं, बायो रिएक्टर कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बड़े बड़े भगोने समझिएगा इसको, बड़े बड़े भगोने होते हैं, बड़े बड़े बायो रिएक्टर होते हैं, उसके अंदर इनको कल्चर किया जाता है। और कल्चर करने के बाद जब ये बैक्टीरिया प्रोडक्ट बना देगा, मतलब इंसुलिन बना देगा, तो उस इंसुलिन को जो है आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के प्रोसेस को ही कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग या आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम वहाँ से आइसोलेट कर लेंगे। तो ये 7 स्टेप हैं, देखिए कैसे याद करना है आपको। आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, लाइगेशन, आरडीएनए ट्रांसफ़र, कल्चर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, सारी चीज़ें याद करनी, जितना टिक की है उतना याद कर दीजिएगा। चलिए, और जब 7 स्टेप पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 से, और पहला स्टेप है आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। स्टेप 1, आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। अब जैसे कि मानिए हमको डीएनए निकालना है, तो डीएनए हम प्लांट से भी निकाल सकते हैं, एनिमल से भी निकाल सकते हैं, किसी फंगस से भी निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। मान लीजिए मैंने यूज़ किया किसी प्लांट सेल को, या मैंने ले लिया कोई एनिमल सेल, या मैंने डीएनए निकालने की कोशिश की किसी फंजाई से। तो अगर प्लांट से हमको डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको पता है कि प्लांट सेल में बाहर की तरफ होता है सेल वॉल। सबसे पहले सेल वॉल को तोड़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, देन उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, तब कहीं जाके हम डीएनए तक पहुंच पाएंगे। तो आइए तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे प्लांट सेल के सेलुलोज से बनी सेल वॉल को। तो इसके लिए एंजाइम चाहिए हमको, सेल्यूलेज एंजाइम। ये सेलुलेज एंजाइम जो है सेलुलोज से बनी सेल वॉल को तोड़ देगा। एनिमल में हम यूज़ करते हैं लाइसोजाइम, क्योंकि यहाँ सेल वॉल तो होती नहीं है। फंगस में यूज़ करते हैं काइटिनेज, बिकॉज फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। तो जिसकी सेल वॉल जिस चीज़ की बनी होती है उसको उस तरीके के एंजाइम से तोड़ दिया जाता है। तो हमने तोड़ दिया भाई। अब उसके अंदर प्रोटीन भी होगा, उसके अंदर डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, तो उनको भी तो ख़त्म करना है, क्योंकि हमको चाहिए डीएनए। तो प्रोटीन
प्रोटीन को तोड़ने के लिए हम एंजाइम यूज कर लेंगे प्रोटीएज। आरएनए को मारने के लिए हम एंजाइम यूज कर लेंगे आरएनएज एंजाइम। कुछ बात समझ में आ रही है? तो आरएनएज एंजाइम को यूज कर लिया जाएगा। लिपिड भी होगा ना, तो चलो और लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज यूज कर लेंगे, लाइपेज। तो हमने प्रोटीएज यूज किया तो प्रोटीन टूट गए, आरएनए यूज किया तो आरएनए टूट गया, और लाइपेज यूज किया तो लिपिड टूट गया। अब उस एक्सट्रैक्ट में हमारे लिए सिर्फ डीएनए बचा हुआ है, और अब इसी डीएनए को हमें जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक बात तो आपको पता ही है और मैं बता भी देता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिक एसिड is the genetic material in all living organisms, है ना। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। तो चलिए आइए, अब हमने जो मान लीजिए ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया था, इस टेस्ट ट्यूब में हमने सबसे पहले प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज डाल दिया, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज डाल दिया, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज डाल दिया। सब चीज़ टूट गई, सेल वॉल टूट गई, बचा क्या हमारा? बचा हमारा डीएनए। ये डीएनए बचा इसके अंदर। अच्छा, अब ये डीएनए बहुत शौकीन है, इस डीएनए को सबसे पहले मिलाया जाएगा चिल्ड इथेनॉल में। तो देखिए इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डाल दिया जाएगा। दिस इज चिल्ड इथेनॉल, और जैसे ही चिल्ड इथेनॉल पड़ेगा ये डीएनए जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दिस इज प्रेसिपिटेटेड डीएनए। ये डीएनए प्रेसिपिटेट कर गया। अब इस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। रिमूवल ऑफ precipitated DNA from the chilled ethanol is known as spooling। तो हमको ये बाहर देखिए precipitated DNA मिलके तैयार हो गया। ये DNA कितना लंबा है? 2.2 मीटर लंबा है। तो देखो डीएनए निकालना था, डीएनए निकाल लिए। क्या किया हमने? पहले सेल वॉल को तोड़ा, मेम्ब्रेन को तोड़ा, अंदर के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ा और डीएनए को छोड़ दिया क्योंकि उसको तुमको चाहिए था ना। तो उसके बाद जो है हमको प्रेसिपिटेटेड डीएनए किया गया। स्पूलिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रेसिपिटेटेड डीएनए फ्रॉम द चिल्ड इथेनॉल। तो बहुत बड़ा सवाल है ये कि डीएनए को किस चीज़ में प्रेसिपिटेट किया जाता है, तो आप बता देंगे चिल्ड इथेनॉल में इसको प्रेसिपिटेट किया जाता है। चलिए दूसरा, तो हमने इस डीएनए को आइसोलेट कर लिया बच्चों। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद दूसरा स्टेप आता है हमारे पास। भाई डीएनए निकल गया बाहर, लेकिन ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए है ना, तो पहला स्टेप तो था आइसोलेशन, दूसरा स्टेप है फ्रैगमेंटेशन। सेकेंड स्टेप इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब सोचिए 2.2 मीटर लंबे डीएनए को लेके हम क्या करेंगे। सो हम इसे जो है छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हिस्ट्री आपको जानना होगा कि कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। देखिए बात है 1963 की, 1963 की, और ई कोलाई की बात कर रहे हैं हम, इश्केरिकिया कोलाई। ई कोलाई में 2 तरीके के एंजाइम को खोजा गया। पहला एंजाइम खोजा गया मिथाइलेज, जिसका काम था, ये डीएनए है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए के स्ट्रैंड पर जो है मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे रहा था। मीन्स इट ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। 2 एंजाइम खोजे गए, पहले की बात बता रहे हैं, मिथाइलेज। और दूसरा एंजाइम जो खोजा गया उसका नाम है, खैर अभी नाम तो लिख देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। दूसरा खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। इसका काम था, देखिए ये है डीएनए,
तो ये डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट कर देता था। कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है ना। डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट कर देता था। दो एंजाइम मिले, पहला मिला मेथाइलेज और दूसरा मिला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है ना। अब ये दोनों एंजाइम इस बैक्टीरिया में कर क्या रहे थे भाई? कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। ये दोनों एंजाइम का काम था प्रोटेक्शन। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे ग्रोथ। मतलब ये दोनों एंजाइम बैक्टीरिया को बचा रहे थे दूसरे वायरसेस के अटैक से। दीज एंजाइम प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। अब इस लाइन को समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए ये आपका एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, दिस इज ई कोलाई, और इस ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया बैक्टीरियोफेज ने। ये बैक्टीरियोफेज आके इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब जब बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया तो अटैक करने के बाद जो है इसने इसकी वॉल को पहले तोड़ दिया, और वॉल को, अब इसके अंदर डीएनए भी है ना, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ई कोलाई के पास उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो होता क्या है, जब इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है ना वो इस बैक्टीरिया के अंदर आ गया। अब बैक्टीरिया ने देखा, अरे ये कौन आ गया हमारे अंदर। तो बैक्टीरिया क्या करता है, इसके अंदर ऐड कर देता है मिथाइल ग्रुप, और साथ ही साथ जो दूसरा वाला एंजाइम था जिसको कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये इसको कट कर देता है दोनों जगह से। और जब कट कर दिए तो ये किसी काम का नहीं रहा, और इस तरीके से ये अपने आप को बचा लिया। तो ये एक तरीके का सेलुलर डिफेंस है। मतलब बैक्टीरिया इन दोनों एंजाइम का यूज़ करता है अपने बचाव के लिए। हमको ये बात पता चल गई, इंसानों ने क्या किया, कहा चलो इस एंजाइम को निकाल लेते हैं, अगर ये इसका काम है तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एक ओवरव्यू, मैंने बताया अभी आपको किस तरीके से ये काम करता है। तो दिस एंजाइम रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस इन बैक्टीरिया, लिख दिया है मैंने। आगे देखते हैं। अब न्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं बेटा। अगर हम बात करें न्यूक्लियसेस की, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियसेस। एक को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, और दूसरा है एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। नाम से ही लग रहा है एक्सो, एक्सो मीन्स बाहर, मतलब ये रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए। समझिए इसको, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और ये इसका एंड है, तो इसी एंड से ये इसको काटते चलेगा, किनारे से काटना शुरू करेगा, बीच से नहीं, किनारे से। तो एक्सोन्यूक्लियस का काम है रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए। अब एंडोन्यूक्लियस देख लेते हैं। एंडोन्यूक्लियस का काम है बेटा, इट कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है, हर जगह से कट नहीं करेगा, इसकी एक पोजीशन होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में, क्योंकि यही आपके कोर्स में है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
एंजाइम। और ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल तो भाई बहुत पूछा जाता है। देखिए अभी तक मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को खोजा जा चुका है फ्रॉम मोर देन 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सो मैं लिख दे रहा हूँ, मोर देन 900 restriction enzyme is discovered from more than 230 strains of बैक्टीरिया, है ना, खोजा जा चुका है अभी तक। तो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और लेकिन आपको कितना पढ़ना है, सिर्फ 9, और 9 के 9 मैं यूँ याद करा दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कौन सा है, HindD2। HindD2 मत पढ़िएगा, इसको पढ़ने का तरीका है HindD2, ऐसे पढ़िएगा, HindD2। वैसे ये 2 जो है रोमन में होगा, HindD2। अब ऐसा क्यों नाम इसका रखा गया, तो इसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न मैं आप लोग को बता देता हूँ बेटा। देखिए H ये बताता है फर्स्ट नेम या जीनस को। H बताता है फर्स्ट नेम, बताता है जीनस को। सेकंड और थर्ड पे जो नंबर है वो बताता है स्पीशीज को। और लास्ट में जो डी दिखाया मैंने, ये बताता है बेटा स्ट्रेन को। किसको बताएगा, स्ट्रेन को बताएगा। और साथ ही साथ ये जो रोमन नंबर में लिखा हुआ है ना, ये बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इट मीन्स खोजा तो सबसे पहले गया इसी को, लेकिन निकाला गया दूसरे को, इसे सेकंड नंबर पे निकाला गया, तो इसीलिए सेकंड कर दिया गया, HindD2। तो कहाँ से निकाला गया, इसको निकाला गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी स्पीशीज है कि बैक्टीरिया की, RD, यहाँ से इसको निकाला गया। तो ये नाम बताता है जीनस को, सेकंड नाम बताता है स्पीशीज को, और ये बता रहा है स्ट्रेन को। तो यहीं से इसको ले लिया गया। देखिए ये जो फर्स्ट लेटर है H इस जीनस को बता रहा है, दूसरा और तीसरा लेटर बता रहा है स्पीशीज को, और ये D जो बता रहा है स्ट्रेन को, यहाँ D लिया गया हम लोगों ने, और फिर 2 का मतलब ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो इससे नाम बना HindD2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और खूब पूछा जाता है ये सब, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ वैसे। अब फर्स्ट लेटर, पहला लेटर क्या बताता है, पहला लेटर ऑफ एंजाइम बताता है नेम ऑफ जीनस। फर्स्ट लेटर नेम ऑफ जीनस। सेकेंड लेटर ऑफ एंजाइम, ये बताता है स्पीशीज। उसके बाद तो फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड ये बताते हैं स्पीशीज को। अच्छा, फोर्थ लेटर, चौथा लेटर क्या बताता है, फोर्थ लेटर ऑफ एंजाइम ये बताता है स्ट्रेन को। इसको थोड़ा सही से लिख दें हम, नेक्स्ट 2 लेटर कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट
2 लेटर बताता है, स्पीशीज को 4th लेटर बताता है एंजाइम के स्ट्रेन को, और रोमन नंबर टेल्स अस अबाउट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है बच्चों, ये हमें ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन के बारे में बताता है। तो हम लोगों ने पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लिया HindD2। आइए दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखते हैं। एग्जाम्पल 2, इसका नाम है इको R1। क्या नाम है? इको R1। फिर वही चीज, फर्स्ट लेटर बता रहा है जीनस को, नेक्स्ट 2 लेटर बता रहे हैं स्पीशीज को, आर बता रहा है स्ट्रेन को, एंड रोमन नंबर बता रहा है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो देखो, सबसे पहले खोजा गया HindD2 को, लेकिन सबसे पहले आइसोलेट किसे किया गया? इको R1 को। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बेटा। चलिए, अब ये जो इको R1 है, इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहेंगे, क्योंकि ये डीएनए को कट करने के काम आता है ना। और लेकिन ये हर जगह से नहीं काटेगा, इसकी एक रिकग्निशन साइट होती है। तो मैं यहाँ लिखूँ अगर इको R1, मान लीजिए ये इको R1 है और ये है डीएनए, तो ये पहले आके डीएनए से लग जाएगा और पूरे डीएनए का इंस्पेक्शन करेगा। ये एंजाइम पूरे 2.2 मीटर डीएनए पे जाएगा, देखेगा, और एक जगह आके रुक गया। जहाँ पर रुका ये एंजाइम, उसी जगह को कहते हैं रिकग्निशन साइट। हर जगह से नहीं काटेगा। तो इको R1 की जो रिकग्निशन साइट है, रिकग्निशन साइट, वो है GAATTC। तो इसका अपोजिट क्या होगा? CTTAAG। 3 2 2 2 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से। तो मान लीजिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये है पोलैरिटी। तो इसको कहते हैं बेटा रिकग्निशन साइट। तो इको R1 के लिए रिकग्निशन साइट जो है वो ये रही। कितने बेस पेयर की है? 6 बेस पेयर, या इसको ऐसे लिखते हैं 6 बेस पेयर। तो टोटल कितने बेस हो गए? 12 बेसेस। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इको R1 की रिकग्निशन साइट कितने बेस पेयर की है? 6 बेस पेयर। देखो ना, यहाँ देखो, दिस इज 1 पेयर, ये जो है 1 पेयर है। फिर ये भी एक 1 पेयर है। ऐसे कितने पेयर हैं? 6 पेयर हैं। 1 2 3 4 5 6। और कितने टोटल नंबर में हो गए? तो 12 बेसेस हो गए। अच्छा, आपको कुछ ये पैलिंड्रोम नहीं दिखाई दे रहा है? पैलिंड्रोम, क्योंकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं और पैलिंड्रोम के फॉर्म में होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं ना कि रिकग्निशन साइट आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। रिकग्निशन साइट आर स्पेसिफिक sequences present in पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब जैसे कि आप समझिए कनक लिखा हुआ है। कनक आगे से पढ़िए चाहे पीछे से पढ़िए, एक ही तरीके से पढ़ा जाएगा। कनक, मलयालम हो गया, ये सब पैलिंड्रोमिक वर्ड्स होते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। देखिए ना, 5 प्राइम T से चलिए GAATTC, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम से चलिए GAATTC। इसी को कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस। अब ये जो
पैलिड्रोम सीक्वेंसेस इनको पढ़ा कैसे जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं 2 पॉइंट लिखूँगा, खाली याद हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस है तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, छोटी छोटी सी 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, बोथ द स्टैंड इंक्लूडेड, दोनों स्टैंड को लिया जाएगा। बोथ द स्ट्रैंड इंक्लूडेड, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरफ से पढ़ें और कहें पैलिंड्रोम है, नहीं, दोनों स्टैंड पे पढ़ना है। और दूसरा, ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट सेम, मतलब अगर एक स्टैंड पर आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्टैंड पर भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक को पढ़ रहे हैं 5 टू 3 और दूसरे को पढ़ रहे हैं 3 टू 5 ना, ओरिएंटेशन सेम रखना है आपको। तो ये हो गया इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई बेटा। तो आज हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज वगैरह तो पढ़ लिया, पैलिंड्रोम सीक्वेंस देख लिया, कुछ डेफिनेशंस देख ली। अब अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। लेकिन उसके पहले इतना आपको पता होना चाहिए जिसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।